गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या हो गया था? अभी तक हमने राजा विक्रमादित्य और राजा हरिश्चंद्र के बारे में, उनका व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में पढ़ा था कि एक मैन ऑफ प्रोबिटी क्यों है वो। ठीक है, देखेंगे शासन और सुचिता के दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। फिलोसॉफिकल बेसिस बोलने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे जॉन रॉल्स हो गया, प्लेटो हो गया, ये सब लोगों ने जो भी सुचिता से जुड़ा हुआ या फिर नैतिकता से जुड़ी हुई जो भी बातें बताई, जो भी सामाजिक न्याय, गुड गवर्नेंस के लिए बोला है, उसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, फिलोसॉफिकल बेस क्या है, उसके पीछे का दार्शनिक आधार क्या रहा है। ठीक है, वो चीजें समझेंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए। प्लेटो, जब भी हम शब्द इस्तेमाल करें, जैसे प्लेटो क्या है, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, जब भी हम प्लेटो बोलेंगे तो इनके साथ दो बातें जोड़ लेनी है। कौन कौन सी? एक फिलोसोफर की यानी दार्शनिक राजा का आदर्श, और दूसरी बात आदर्श राज्य की कल्पना। ठीक है, ये दो बातें प्लेटो के साथ एकदम मजबूती से जोड़नी है, छोड़ना ही नहीं है। क्या है इनका मतलब? देखिए, दार्शनिक राजा प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, और ये क्या करते थे? तर्क पर जोर देते थे। तर्क, बुद्धि, ज्ञान, ठीक है, इन सब चीजों से जोड़ते थे। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिए प्लेटो के बारे में। देखिए, प्लेटो के बारे में दो बात क्या? दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य, ये दो बातें इनके साथ जोड़नी है। जब भी दिमाग में बात आए तो ये दो बातें आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, मतलब आनी चाहिए। ठीक है, ये दो बातें आ जानी चाहिए। अब दार्शनिक राजा क्यों? देखिए, प्लेटो का कहना था अगर अच्छा शासन चलाना है, प्लेटो का कहना है अगर गुड गवर्नेंस या अच्छा शासन चलाना है तो उसके लिए राजा का दार्शनिक होना चाहिए। राजा का दार्शनिक होना जरूरी है। अब दार्शनिक होने से क्या मतलब ये है, ये क्या करे? बुद्धिमान होना चाहिए। राजा क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और तर्क पे जोर देना चाहिए इसको। यानी बुद्धिमान, ज्ञानी और तर्क पे जोर देना चाहिए। तो जो राजा ऐसा होगा, ठीक है, और प्लस नैतिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। जो राजा ऐसा होगा जिनमें ये क्वालिटीज होगी, वो होगा फिलोसोफर किंग, आदर्श दार्शनिक राजा। ठीक है, उनको बोल रहा है प्लेटो दार्शनिक राजा। फिर से देखिए, प्लेटो क्या बोल रहा है कि जिनमें क्या होना चाहिए? बुद्धिमान जो हो, जो बुद्धिमान है, जो तर्क पे जोर दे रहा है, ज्ञानी है, नैतिक है, नैतिक है, जिनमें ये क्वालिटीज है, वो क्या है? एक दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा है। और इसका मतलब ये है कि वो शासन चलाने के लिए बहुत ही योग्य है। ये ऐसे व्यक्ति ही गुड गवर्नेंस ला सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का राजा अगर है तो बहुत जरूरी, बहुत संभव है कि वो प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा, सुचिता को फॉलो करता होगा, जो गुड गवर्नेंस का बेस है। समझ में आया? इस सेंस में बोलते हैं दार्शनिक राजा क्या होना चाहिए? ये सब, बुद्धिमान हो, तर्क हो, ज्ञान, नैतिक, ज्ञानी हो, नैतिक हो, तो उसको बोलेंगे फिलोसफर किंग। अब देखिए, लाइन पढ़िए। दार्शनिक राजा, सॉरी, दार्शनिक आधार। प्लेटो का मानना था कि सबसे अच्छा शासन वही कर सकता है जो सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी और नैतिक हो। ऐसे शासक को उन्होंने दार्शनिक राजा कहा। उनके अनुसार ये दार्शनिक राजा स्वार्थ से परे उठकर राज्य की भलाई के लिए तर्क और ज्ञान से शासन कर रहे। समझ में आया? बुद्धिमान हो, तर्कशील हो, नैतिक हो, वो होगा फिलोसफर किंग। यही अच्छे शासन की बुनियाद है। ठीक है, अच्छा शासन चलाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए एक राजा में। अब शासन और सुचिता प्रॉपर्टी से जोड़िए। प्लेटो के लिए ज्ञान ही सद्गुण है, ये लाइन याद रखिएगा, ज्ञान ही सद्गुण है, वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज पर काफी जोर देते थे कि जो भी शासक हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आज के टाइम पे अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है ज्ञानी है, ज्ञानी है, तो इनका मानना है प्लेटो का कि जो ज्ञानी है, नैतिक है, तर्कशील है, ठीक है, तो वो क्या है? एक अच्छा शासक बनेगा। तो ज्ञान ही सद्गुण है। अगर शासक बुद्धिमान है, ज्ञानवान होगा, तो स्वाभाविक रूप से नैतिक और न्यायपूर्ण होगा और कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। यहीं से सूचिता आती है, प्रोबिटी, प्रॉपर्टी ही चल रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहीं से आती है। एग्जाम्पल के लिए आज का संदर्भ लेंगे तो जो आज के सिविल सेवकों से भी ज्ञान, बुद्धि और नैतिकता से उम्मीद की जाती है। एग्जाम होते हैं काफी काफी टफ होते हैं, यूपीएससी, पीसीएससी, पीएससी, ये सब काफी टफ होता है। प्री मेंस और इंटरव्यू, तीनों आप तीनों स्टेज से गुजरते हुए क्या चेक किया जाता है? आपका पेशेंस भी चेक कर लिया जाता है, कितना पेशेंस है आप में। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। अगर गांव में मुखिया वो व्यक्ति बनता है जो सबसे ज्यादा समझदार है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष हो, और वो अपने ज्ञान से गांव के सभी लोगों के लिए, भले के लिए फैसले ले,
तो प्लेटो के दार्शनिक राजा जैसा होगा। तो ऐसे मुखिया से ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, प्रोबिटी की उम्मीद की जाती है, सुचिता की उम्मीद की जाती है। जब भी फिलोसोफर किंग टाइप का कोई है, जो भी क्राइटेरिया प्लेटो ने दिया, अगर उस टाइप का है तो उससे प्रोबिटी की उम्मीद की जाती है कि भले वो उसको कितना भी झेलना पड़े, सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। शासक की ये जिम्मेदारी है। अब देखिए अरस्तु आते हैं। अरस्तु क्या है? प्लेटो के चेले हैं, शिष्य हैं, ठीक है। इन्होंने व्यवहारिक शासन पर जोर दिया। व्यवहारिक शासन, इनका दार्शनिक बेस क्या है? अरस्तु का मानना था कि सबसे अच्छा शासन तब होता है जब रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि कानून ही सबसे ऊपर होगा। उन्होंने संविधान, कानूनों को न्याय का आधार माना। तो जस्टिस का बेस क्या है? संविधान और कानून। उन्होंने सद्गुणी नागरिकों के महत्व पर भी जोर दिया, जो राज्यों के भले के लिए काम करे। अब इनको देखिए अरस्तु का क्या कहना है। अरस्तु के बारे में दो बातें याद रखनी है, जब भी ऐसा हो ऐसे खींचिए और लिखिए रूल ऑफ लॉ और सद्गुणी नागरिक, सद्गुणी नागरिक, सद्गुणी नागरिक या फिर आदर्श नागरिक या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नागरिक, रिस्पॉन्सिबल नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। क्या कहना था इनका? अरस्तु सीधा सीधा व्यक्ति को नहीं, किसी को नहीं, ये बोलते थे कानून सबसे ऊपर है, लॉ इज सुप्रीम, ठीक है। ये इस पे जोर देते थे, रूल ऑफ लॉ। और ये कहते थे कि जो रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा, वो सद्गुणी नागरिक होगा। और सद्गुणी नागरिक ही शासन की बुनियाद है। शासन की बुनियाद यानी गुड गवर्नेंस। और ऐसे लोगों से प्रोबिटी की उम्मीद की जाती है, ठीक है, सुचिता, जिसके बारे में चल रहा है। तो इनके बारे में दो बातें क्या याद रखनी है? ये रूल ऑफ लॉ पे जबरदस्त जोर देते थे। तो ये समझना ही समझना है, दिमाग से हटाना नहीं है, ठीक है। तो सुचिता, सुचिता अरस्तु के लिए पालन और नागरिकों के सद्गुणों से जुड़ी थी। यदि शासक और नागरिक दोनों कानून का पालन करते हैं तो नैतिक होते हैं, तो शासन न्यायपूर्ण होगा। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, आज का एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी सिविल सर्वेंट है वो, और आम नागरिक, दोनों दोनों अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बहस नहीं कर रहे हैं, कोई गलती की है किसी ने, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो आता है, सिविल सर्वेंट आता है उसके अकॉर्डिंग काम करने, इसने गलती की है, ये इसका कोऑपरेट करता है इसको पूरी तरीके से, ये भी अपना लॉ के अकॉर्डिंग बात करता है। ये जो म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसके अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो शासन जो है न्यायपूर्ण होगा, ठीक है। ये बताना की कोशिश कर रहे थे अरस्तु, ठीक है। और आज के संदर्भ में, आज के लोकतंत्र में कानून का शासन केंद्रीय है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी कानून के अधीन है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ आज, ठीक है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, तो वही लाइन लिखी है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी कानून के अधीन है, लॉ के अकॉर्डिंग सही काम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, अगर गांव में मुखिया खुद भी गांव के नियमों का पालन करे और गांव वाले भी एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करें और सही रास्ते पर चले, तो यह अरस्तु के कानून का शासन जैसा होगा। और यहाँ सुचिता और कानून और व्यक्तिगत नैतिकता दोनों से आती है, ठीक है। अब हीगल आते हैं। अभी क्या हो गया? प्लेटो हो गए, प्लेटो के चेले अरस्तु आ गए, अरस्तु का भी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। तो अब क्या है? हीगल आ गए, राज्य नैतिकता का मूर्त रूप। ये स्टेट को सपोर्ट करते थे। इनका कहना था जो भी करेगा स्टेट ही करेगा, और स्टेट का उद्देश्य क्या है? गुड गवर्नेंस लाना, लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए करना, ये स्टेट का उद्देश्य है, ठीक है। और जो नागरिक है उसकी पूरी क्षमता को प्राप्त कराने में स्टेट काफी हेल्पफुल होता है, ये हीगल का मानना था। तो राज्य नैतिकता का मूर्त रूप, स्टेट एज एम्बॉडीमेंट ऑफ एथिकल आइडिया। जर्मन दार्शनिक हीगल ने राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नैतिक इकाई बोला। ये दो लाइन याद रखिएगा, राज्य को सपोर्ट करते थे और राज्य को नैतिक बॉडी बोलते थे, उस रूप में इनको देखते थे। फिलोसॉफिकल बेस क्या है इनका? इनका फिलोसॉफिकल बेस ये है कि राज्य केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि नैतिक विचार का मूर्त रूप है। उनका तर्क था कि राज्य व्यक्तियों को सच्ची आजादी और नैतिक जीवन जीने का अवसर देता है। राज्य एक बड़ी नैतिकता को दर्शाता है जो व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर है। शासन और सुचिता, हीगल के अनुसार राज्य का उद्देश्य ही नैतिकता और सार्वजनिक भलाई को प्राप्त करना है, इसलिए शासकों और लोक सेवकों का काम राज्य के इस नैतिक उद्देश्य को पूरा करना है। सुचिता राज्य की महानता और नैतिकता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। आज के संदर्भ में राज्य को अक्सर एक नैतिक इकाई के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना और नैतिक विकास करना है। गांव के उदाहरण, गांव केवल घरों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सब लोग मिलकर अच्छा जीवन जी सकते हैं, नैतिक बन सकते हैं। मुखिया और पंचायत का काम गांव के इस नैतिक उद्देश्य को पूरा करना है। यदि मुखिया भ्रष्ट होगा तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसको समझिए हीगल के अकॉर्डिंग। हीगल क्या बोलते हैं? मान लीजिए भारत है, ये लाइन तो पढ़ ली लेकिन इसको समझना जरूरी है।
देखिए हीगल क्या बोल रहे हैं इस मामले में, गड़बड़ हो रहा है, अब बन जाएगा। अब बना दूंगा। हाँ, अब देखिए हीगल क्या बोल रहा है। हीगल ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी स्टेट है, ठीक है। अब इनको गवर्न करने के लिए, भारत को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए एक स्टेट बना हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इंडिया स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी, यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही, ठीक है। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है, या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बोल सकते हैं उसका गोल है, उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं, सभी लोग इन सबको जोड़ के रखे, ठीक है, आपस में भाईचारा बना के रखे, इनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये अपनी पूरी क्षमता, यहाँ के नागरिक जो है अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने की कोशिश करे। और इनमें हेल्प कौन करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट कैसे कैसे करेगा, मान लीजिए अगर यहाँ के नागरिकों को कोई दिक्कत हो गई तो वेलफेयर के लिए काम करें, इनके तुरंत आगे आए और वेलफेयर के लिए काम करें। यहाँ के नागरिकों के लिए जो भी दिक्कत होगी स्टेट आगे आएगा। स्टेट को सपोर्ट करता था ये, मतलब ये सपोर्ट करते थे स्टेट को। स्टेट ही नैतिकता के उच्चता पे लेके जाएगा इनको। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। चौथा है टीएच ग्रीन, सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव फ्रीडम और कॉमन गुड। दो वर्ड याद रखिएगा, पॉजिटिव फ्रीडम। अभी हम बताएंगे कि पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है। पॉजिटिव फ्रीडम और कॉमन गुड, सामान्य भलाई मतलब कॉमन गुड, कॉमन गुड, ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर। फिलोसफिकल बेस क्या था, ग्रीन ने आजादी को केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति से बढ़कर देखा। अभी एक नेगेटिव फ्रीडम है और एक पॉजिटिव फ्रीडम है, दोनों को बताएंगे। अभी लैंग्वेज देखिए क्या है कि ग्रीन ने आजादी को, फ्रीडम को केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति से बढ़कर, उनके लिए आजादी का मतलब था अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने और एक अच्छे नैतिक जीवन जीने की क्षमता, सकारात्मक स्वतंत्रता। राज्य का काम लोगों को ऐसा करने में मदद करना है जैसे सामान्य भलाई यानी कॉमन गुड हासिल हो। अब इसको देखिए, ये भी लगभग स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। टीएच ग्रीन, टीएच ग्रीन, टीएच ग्रीन, टीएच ग्रीन क्या कह रहे हैं, ये भी लगभग स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनका क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम। और ये किसको सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम और कॉमन गुड, इनके साथ ये सारे वर्ड ऐड हो जाएंगे, कॉमन गुड, ठीक है। ये चीज स्टेट को सपोर्ट है, फ्रीडम की बात करते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम और कॉमन गुड। अब देखिए पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है, नेगेटिव फ्रीडम क्या होता है, कॉमन गुड। पहले इसको नेगेटिव फ्रीडम समझिए। तो टीएच ग्रीन, नेगेटिव फ्रीडम क्या है, नेगेटिव फ्रीडम, पहले तो फ्रीडम क्या है ये पता है, पूरी आजादी से जीना अपना, कोई ऊपरी बाधा वगैरह ना हो, कोई रोकने टोकने ना लगे हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। नेगेटिव फ्रीडम ये है कि आजादी तो है, ठीक है, आजादी तो है, जैसे बोलने की आजादी है, ठीक है, जितनी भी आजादी मिली है, ठीक है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू सारी चीजें, सारी आजादी मिली हुई है हमें, ठीक है, हर तरीके की आजादी मिली है। तो ये क्या है, एक बाहरी आजादी है, बाहरी आजादी। इस बाहरी आजादी को ही नेगेटिव फ्रीडम बोल रहे हैं। समझ में, कंफ्यूज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रीन, नेगेटिव फ्रीडम क्या है, बोलने की आजादी, ये सारी चीजें आजादी सब मिली हुई है, तो इसको बाहरी आजादी बोल रहे हैं। सब कुछ आजादी है, बाहरी आजादी। लेकिन यहीं पे टीएस ग्रीन पॉजिटिव आजादी की बात करते हैं। पॉजिटिव आजादी क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम ये है कि आपने बोलने की आजादी दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी, सारी चीजें दी, ठीक है। लेकिन क्षमता निर्माण, नागरिक, सिटीजन, सिटीजन जो है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अपने फंडामेंटल राइट्स को, उन सबको काफी इंजॉय कर सके, उसको पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए स्टेट आगे आए, क्षमता निर्माण करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करें उनकी। कैसे होगा कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे करेंगे इनकी, कैसे बढ़ेगा ये पॉजिटिव फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन, एजुकेशन के लिए जोर दे काफी, एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत रखे, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, ठीक है,
इच्छा, स्वास्थ्य, इन सब पे जोर दे। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाके सिटीजन जो है अपनी पूरी क्षमता से अपनी आजादी जी पाएगा। अब कोई मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, पॉवर्टी में जी रहा है, तो डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है, डिग्निटी ऑफ लाइफ कुछ लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जी पा रहे हैं डिग्निटी से। तो ये पूरी आजादी कहाँ है? ये तो नेगेटिव फ्रीडम में चला गया। तो ये पॉजिटिव फ्रीडम है ही नहीं। पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करे, जिससे सिटीजन जो है अपनी पूरी क्षमता से अपनी आजादी जी सके, ठीक है। केवल बोलने की आजादी दे दिया, सारी फ्रीडम दे दिया, ये केवल बाहरी है, ये केवल और केवल बाहरी आजादी, जिसे नेगेटिव फ्रीडम बोला जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सबको पूरी अच्छी तरीके से जी पाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग। और वो कौन करेगा? स्टेट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। नागरिकों की कैसे करेगी? एजुकेशन देगी, क्वालिटी एजुकेशन देगी, हर तरीके से अवसर देगी नौकरियों में, हर जगह, जिससे ये अपने आप को एम्पावर फील करे। तब ये पूरी आजादी जी पाएंगे। मतलब देश के अंदर कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो ये चुप नहीं है, मुखर होकर बोल रहा है, आगे बढ़ के बोल रहा है। ये होती है कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तब ये होगा इनका पॉजिटिव फ्रीडम, ठीक है। नहीं तो क्या चलेगा? नेगेटिव फ्रीडम। तो अब कॉमन गुड क्या है? देखिए, टीएस ग्रीन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फ्रीडम समझ में आ गया। पॉजिटिव फ्रीडम, जब नागरिक अपना पॉजिटिव फ्रीडम जीता है, ठीक है, राज्य क्या करता है? स्टेट क्या करता है? स्टेट इनको एम्पावर करता है, एजुकेशन से, हेल्थ से, हर तरीके से इनको सुविधाएं देता है, ताकि ये क्या है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो ये जो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसको बोलेंगे कॉमन गुड, जनता की भलाई करने के, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कॉमन गुड। समझ में आया? अब लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको दिमाग खुल जाएगा थोड़ा, ठीक है। राज्य का काम लोगों को ऐसे करने में मदद करना है जिससे सामान्य भलाई, कॉमन गुड हासिल हो, ठीक है। फिर से पढ़िए, ग्रीन ने आजादी को केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति, नकारात्मक स्वतंत्रता से बढ़कर देखा। उनके लिए आजादी का मतलब था अपनी पूरी क्षमता विकसित करने और एक अच्छे नैतिक जीवन जीने की क्षमता। सकारात्मक स्वतंत्रता, राज्य का काम लोगों को ऐसा करने में मदद करना है जिससे सामान्य भलाई हो। समझ में आया? शासन और शुचिता, राज्य और लोक सेवकों का काम कानून बनाना और सेवाएं देना है, ताकि जनता अपनी क्षमता को विकसित कर सके और नैतिक जीवन जी सके। शुचिता इसलिए जरूरी है ताकि राज्य अपने नैतिक उद्देश्य को पूरा कर सके और जनता के मार्ग में बाधा न बने। तो समझ में आ गया क्या है? पॉजिटिव फ्रीडम समझ में आया, नेगेटिव फ्रीडम समझ में आया, कॉमन गुड समझ में आया होगा। आज के संदर्भ में क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ग्रीन के विचारों से प्रभावित है, जहां सरकारें नागरिकों के सकारात्मक विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट, लोगों के लिए काम करती है अच्छे से, ठीक है। जब भी कोई नागरिक को दिक्कत होती है तो स्टेट आगे आता है, ठीक। क्या कर रही है? कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है। तो ये किससे प्रभावित है? टीएस ग्रीन के विचारों से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, मुखिया का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि गांव वालों को स्कूल, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण देना भी है, ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। मुखिया को शुचिता से काम करना होगा ताकि सबकी भलाई हो, ठीक है। अब क्या है? पांचवा, उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियनिज्म। क्या? यूटिलिटेरियनिज्म, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्या कहता है कि अधिकतम लोगों से का अधिकतम सुख हो, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करे, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के टाइम कि जो भी पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, उससे क्या हो, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, ठीक है, इस मूड से बनाए। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए, ये इसमें जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी जेएस मिल जिनको आप बोलते हैं ना, शॉर्ट में सुना होगा जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिक इसके सपोर्टर थे, ठीक है। फिलोसफिकल बेस क्या है इसका? उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी कार्य या नीति तभी नैतिक या सही है जब वह सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुख या भलाई लाए। इसका ध्यान आउटकम पर होता है कि पॉलिसी मान लीजिए कोई बनी है तो उसका क्या रिजल्ट निकला, ये उस पर फोकस करता है उपयोगितावाद, ठीक है। शासन और शुचिता, शासकों और लोक सेवकों का काम ऐसी नीतियां बनाना, निर्णय लेना जिनसे समाज के अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ मिले। प्रोबिटी इसलिए जरूरी है ताकि फैसले निष्पक्ष हो और किसी खास समूह के स्वार्थ के बजाय अधिकतम लोगों की भलाई पे केंद्रित हो। जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि अधिकतम लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, और ये परिणाम देखा जाए। जब भी पॉलिसी बने तो परिणाम पे केंद्रित है ये उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियनिज्म परिणाम उन्मुखी है, परिणाम देखता है कि क्या हमारा जो गोल था वो मिला कि नहीं मिला, ठीक है। सरकारें जब सार्वजनिक नीति बनाती है, जैसे बजट आवंटन, आधारभूत संरचनाएं, परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने की कोशिश करती है। अब गांव का एग्जांपल एक छोटा सा लीजिए। अगर मुखिया गांव में पुल बनाना है, अगर मुखिया जो गांव को में पुल बनाता है
तो वहां बनाएगा जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ना कि अपने कुछ करीबी लोगों के लिए। ठीक है, इसको देखिए ऐसे समझिए, यूटिलिटेरियनिज्म को, उपयोगितावाद को, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सीएम है, ठीक है। अब मान लीजिए सीएम का आवास है कहीं पे, इन्होंने अपना घर कहीं बनवा रखा है, अब कोई सड़क बनवानी है, ठीक है। अब सड़क बनवानी है तो इनके ऊपर ये है, सीएम के ऊपर, कि ऐसी जगह सड़क बनवाया जाए जहां जरूरी है, जहां पे ज्यादा लोगों को फायदा मिले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो ये उपयोगितावाद के सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा, यानी लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देखा जाए। अब सीएम क्या करे, अपने आवास के पास से सड़क निकलवाए, बहुत की एकदम मेन स्ट्रीम से तुरंत निकले तो मेन सड़क मिल जाए हमको, ठीक है। इससे क्या होगा, केवल सीएम को फायदा होगा, चीफ मिनिस्टर को फायदा होने वाला है, आम नागरिक को फायदा बहुत कम होने वाला है। तो क्या है, ये उपयोगितावाद के विरुद्ध जाएगा। तो सीएम को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, वहां पे ऐसे सड़क निकाले, ठीक है। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल बनेगा। इस सीएम ने किसका ध्यान रखा, प्रॉपर्टी का ध्यान रखा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी बन गई है। प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा देखा, तो वहां से सड़क निकाला, न कि केवल केवल अपना फायदा देखा। समझ में, ये है यूटिलिटेरियनिज्म, अधिकता ऐसी पॉलिसी मेकिंग जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, और ये आउटकम जरूर देखता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आता है राजधर्म, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और भगवत गीता। भगवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में बात की गई है, लेकिन अभी हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत देख चुके हैं पिछले क्लास में। तो राजधर्म क्या है, ठीक है, भारतीय दर्शन में शासक के कर्तव्य और नैतिकता का मिश्रण है ये। जब भी राजधर्म बोलेंगे तो दो वर्ड याद रखिएगा, ये कर्तव्य यानी शासक का कर्तव्य, और नैतिकता क्या है, मिक्सचर है ये, ड्यूटी मोरालिटी, ये मिक्सर है, ड्यूटी मोरालिटी, इनका मिक्सचर है ये राजधर्म, ठीक है। ड्यूटी किसकी, शासक की, जिस तरीके का भी शासक है, सीएम है, पीएम है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी है, तो उसकी ड्यूटी, ठीक है। तो कौटिल्य का राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत, फिलोसफिकल बेस क्या है, कौटिल्य ने राजधर्म को राजा का सर्वोच्च कर्तव्य माना, सुप्रीम ड्यूटी, क्या, ड्यूटी मोरालिटी, प्रजा सुखे सुखम राज्य, ठीक है। राजधर्म को राजा का सर्वोच्च कर्तव्य माना, या राजा और उसके अधिकारियों के लिए एक गाइडलाइन था। उन्होंने कहा कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा सुखे सुखम राज्य। सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, राज्य के 7 आवश्यक अंग है, और सभी को कुशलता और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। शासन और सुचिता, राजधर्म के अनुसार राजा और अमात्य को न्यायपूर्ण, कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। सुचिता यानी प्रॉपर्टी राजधर्म का मूल है, क्योंकि तभी राज्य मजबूत, प्रजा सुखी हो सकती है। भ्रष्टाचार राजधर्म का उल्लंघन माना जाता था। सप्तांग सिद्धांत में यह है, भ्रष्टाचार राजधर्म यानी जो सुप्रीम ड्यूटी है उसके विरुद्ध माना जाता था। अब भगवत गीता का निष्काम कर्म और स्वधर्म, फिलोसॉफिकल बेस क्या है, गीता क्या सिखाती है हमें कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म यानी ड्यूटी फल की चिंता किए बिना करते रहना चाहिए, यानी निष्काम कर्म इसी को बोला जाता है। शासक या लोक सेवक के लिए इसका मतलब है कि उसे अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये सब आप जानते हैं, आसपास सुनते भी हैं, ठीक है। तो बस उसी को मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा दे रहा हूँ। शासक या लोक सेवक के लिए इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या परिणाम की चिंता किए। तो शासन और प्रॉपर्टी, लोक सेवक को बिना आसक्ति के निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए, रिश्वत लेना या पक्षपात करना निष्काम कर्म के खिलाफ है। तो यही प्रॉपर्टी का गीताई आधार है, समझ में आया होगा। मुखिया का धर्म क्या है, गांव वालों को खुश रखना, कौटिल्य का राजधर्म। पटवारी अपना काम बिना किसी लालच के सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के करे, ये गीता का निष्काम कर्म है। तो आज के संदर्भ में राजधर्म और निष्काम कर्म के सिद्धांत आज भी लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उन्हें निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य परायणता के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। भगवत गीता क्यों कहते हैं कि एक क्लासिक बुक है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि जब भी उस पर आप पढ़ेंगे तो ये राजधर्म, निष्काम कर्म, ड्यूटी, जो कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये देती रहेंगी नॉलेज, एक गाइडलाइन की तरह है, तो समझना चाहिए। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था, राजा हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य, ये क्या थे, व्यक्तिगत नैतिकता के प्रतीक थे। तो आज भी अगर कुछ सीखना हो तो इनके जीवन के बारे में कुछ किताबें वगैरह हो तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भारतीय पौराणिक राजा शासन में उच्च नैतिक मूल्यों के जीवित उदाहरण माने जाते हैं। हरिश्चंद्र, सत्य और वचनबद्धता का सर्वोच्च पालन, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, इन दोनों चीजों के लिए इनको जाना जाता था। विक्रमादित्य को न्याय, दूरदर्शिता, बुद्धि और प्रजा के प्रति दया का आदर्श माना जाता था।
तो शासन और शुचिता में शासक का चरित्र ही शासन की शुचिता का आधार है, प्रॉपर्टी का आधार है। यदि शासक स्वयं ईमानदार है, सत्यवादी है, न्यायप्रिय हो, तो शासन भी शुचितापूर्ण होगा। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए पीएम, सीएम, एडमिनिस्ट्रेटर कोई, ठीक है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है। तो मान लीजिए सीएम का एक पद है, पीएम एक पद है, ठीक है, ये पद पे बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत सारे पद होते हैं। अब इसमें बैठने वाला व्यक्ति अगर भ्रष्ट है, अगर उसने कुछ गलत हरकत करी है, भ्रष्ट वाला हरकत करी है, तो क्या बोलते हैं लोग, पूरी जो व्यवस्था है, सिस्टम को गाली देने लगते हैं। आम लोग, कॉमन पीपल, उनको गाली देने लगते हैं। तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर, सीएम, पीएम या पद पे बैठता है, अगर वो भ्रष्ट आचरण वाला है, तो वो अपनी छवि सिस्टम में फैला देता है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम जो है गंदा हो जाता है कि एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। ठीक है, ये कहावत क्यों बोली जाती है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया? एक गंदी मछली की क्षमता नहीं है कि पूरी तालाब गंदा कर पाए, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे, शब्दतः जानना, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो एक गंदी मछली है, बहुत बड़ा तालाब है, गंदी कर पाएगी? इसका थोड़ा फिलोसॉफिकल बेस ये है कि इसने अपना जो व्यवहार है, गंदा व्यवहार सब में स्प्रेड कर दिया, सब इन्फेक्टेड है इनसे। तो यही बोला जा रहा है कि जिस पद पे बैठे, सीएम, पीएम या एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे बैठे, अगर वो गंदा आदमी है, ये सब, तो ये पूरे सिस्टम में फैला देंगे वायरस, इस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी, समझ में आया? इसलिए बोला जा रहा है कि इस पे बैठने वाले व्यक्ति को जो है मैन ऑफ प्रॉपर्टी इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए। ये केवल अपने बारे में ना सोचे, इस पे बैठ के वो बहुत लोगों को इफेक्ट डालने वाला है। समझ में आया? तो गांव का छोटा एग्जांपल, अगर गांव का मुखिया ऐसा हो जो कभी झूठ ना बोले, यानी हरिश्चंद्र टाइप का हो, हमेशा सही और समझदारी से न्याय करे, विक्रमादित्य जैसा हो, तो गांव वाले उस पर पूरा भरोसा करेंगे, सिस्टम पे भरोसा बनेगा। समझ में आया? तो आज का संदर्भ ईमानदार और न्यायप्रिय नेताओं या अधिकारियों को अक्सर राजा हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य की तरह देखना चाहिए। इसमें लिखा है देखा जाता है, लेकिन देखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब मामला ठीक होगा, तब लोगों का भरोसा बनेगा। ये किस पे? सिस्टम पे। नहीं तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम फालतू है, बेकार है। किसकी वजह से? एक फालतू आदमी की वजह से। एक फालतू आदमी आके बैठ गया उस पद पे और फालतूगिरी करने लगा, और पूरा सिस्टम फालतू कहलाने लगेगा। ऐसा होता नहीं कि पूरा सिस्टम फालतू हो जाए, कुछ लोगों की वजह से वो जो गंदगी है सब में स्प्रेड हो जाती है और सिस्टम को गाली देने लगते हैं लोग। अब देखिए, अभी हमने तक क्या क्या देखा है? प्लेटो देखा, अरिस्टोटल देखा, हीगल देखा, टीएस ग्रीन देखा और यूटिलिटेरियनिज्म देखा, राजधर्म, कौटिल्य और भगवत गीता, राजा हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य। इसका एनालिटिकल पार्ट आपको करना होता है, मैंने कर दिया है। आपको क्या करना है? केवल पढ़ लेना है। ज्ञान और नैतिक, नेतृत्व का महत्व, राजा का दिमाग और दिल, ये सब किया हुआ है, पहले से कर दिया गया। आपको क्या करना है? केवल और केवल इनको पढ़ लेना है। ये एनालिटिकल पार्ट है, विश्लेषणात्मक पक्ष। इसको और पढ़ेंगे तो और आपका दिमाग खुलेगा। अब देखिए, हमको क्या देखना है? लिबरलिज्म यानी उदारवाद और स्वच्छंदतावाद यानी लिबर्टेरियनिज्म, दोनों का है। ये दोनों ही आज़ादी पे जोर देते हैं। लिबरलिज्म आज़ादी पे जोर देता है, फ्रीडम पे जोर देता है, ठीक है। और स्वच्छंदतावाद, इससे बोल सकते हैं कि उदारवाद से एक कदम और आगे है, ये बहुत ज्यादा आज़ादी पे जोर दे देता है, स्वतंत्रतावाद, ठीक है। अभी समझेंगे एक एक करके। देखिए, उदारवाद उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत आज़ादी, मानवाधिकार, समानता पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ये मानता है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने, सोचने, बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आपको लगेगा ठीक तो है, सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। यह सरकार को लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर देने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आसान भाषा में उदारवाद क्या है? हर इंसान को आज़ादी मिले, सरकार उसकी सुरक्षा करे और सबको आगे बढ़ाने के लिए बराबर मौका मिले। मुख्य बातें देखिए इसमें क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, कानून का शासन, ठीक है, समान अवसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से सोचने, बोलने, धर्म मानने, व्यवसाय चुनने और जीने की आज़ादी हो, ठीक है। लोगों के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें कोई सरकार नहीं छीन सकती, जैसे जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, ठीक है। सरकारें और लोग सभी कानून के दायरे में काम करें, कोई कानून से ऊपर न हो, ये भी ठीक है। समाज में सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। सीमित सरकारी हस्तक्षेप हो, लेकिन जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप भी करे, बहुत जरूरत पड़ने पर। तो सरकार को व्यक्तियों के जीवन में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो समानता और न्याय के लिए दखल दे सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद। यह है लिबरलिज्म, उदारतावाद, जो आजादी पे जोर दे रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को जब तक जरूरत ना पड़े तब तक लोगों के जीवन में कूदे ना, बहुत जरूरत पड़ने पर ही कूदे, ठीक है। जैसे असमानता बहुत फैल रही है, बहुत असमानता बढ़ रही है, तब गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिबरलिज्म को समझिए। उदारवाद क्या कह रहा है? उदारवाद
आज़ादी पे जोर दे रहा है, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, बोलने की, सोचने की, हर तरीके की आज़ादी होनी चाहिए, उदारवाद कह रहा है लिबरलिज्म। और साथ साथ ये भी डिस्क्लेमर दे रहा है कि जब तक ज़रूरत ना हो गवर्नमेंट आगे ना आए, इनके जीवन में कूदे ना, लेकिन बहुत लगे ये कि असमानता फैल रही है, बहुत ज्यादती हो रही है, तब गवर्नमेंट आ जाए इंटरवीन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए मान लीजिए आय की असमानता बढ़ रही है काफी, ठीक है, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते ही हैं, जब आय असमानता बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो क्या करे गवर्नमेंट, इंटरवीन करे, गवर्नमेंट कूदे आगे आके कि असमानता दूर करो। कैसे? टैक्सेशन से, तरीके अपना टैक्स लगाएगा, कैसा? प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाए, जो कम कमा रहे हैं उन पे टैक्स कम लगाए, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। मतलब इस तरीके का टैक्स है, जो ज्यादा कमाएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, इस तरीके का टैक्स है ये, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके का टैक्स, जो ज्यादा कमाएगा उससे ज्यादा टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि जो ज्यादा कमा रहा है उन पे ज्यादा टैक्स लगा के जिनके पास नहीं है उनको दे सके, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इस तरीके से असमानता थोड़ा दूर करे। जब बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करे, ठीक है। तो ये होता है लिबरलिज्म। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए गांव का, एक उदारवादी गांव में हर गांव वाला अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, जैसे किसानी, कारीगरी, दुकानदार। मुखिया यानी सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई किसी की जमीन न हड़पे, सबको बराबर बोलने का हक मिले और गरीब बच्चों को भी स्कूल जाने का मौका मिले। अगर किसी को बीमारी होती है तो मुखिया उसके इलाज में मदद कर सकता है, भले ही इसके लिए गाँव के टैक्स का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। उदाहरण द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छपता रहता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, LGBTQ+ के अधिकारों के समर्थन में होने वाले जो लेख और बहसें होती है, ये उदारवाद यानी लिबरलिज्म को दर्शाती है। जब सरकार सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू करती है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करती है, तो ये उदारवाद के सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पहलू को दिखाता है, जहां सरकार लोगों की भलाई के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, ठीक है। पश्चिमी देशों में मानवाधिकारों पर कानून, मुक्त प्रेस, विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, उदारवादी मूल्यों के प्रति, उदारवादी मूल्यों के उदाहरण है ये, ठीक है। आप देखिए लिबरलिज्म हो गया, अब ये स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियनिज्म, सबसे ज्यादा आजादी, मतलब लिबरलिज्म से एक कदम और आगे, सबसे ज्यादा आजादी। ये क्या कहता है? सरकार का काम कम से कम दखल। देखिए इसको समझिए थोड़ा, स्वतंत्रतावाद को, लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म को समझिए। ये क्या कहता है? सबसे ज्यादा आजादी, सबसे ज्यादा आजादी। कैसे, किस सेंस में? इसका कहना ये है सबसे ज्यादा आजादी मतलब इकोनॉमिक में, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा आजादी, ठीक है। कैसे? सरकार दखल दे ही ना, ठीक है, इस मोड में रहता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का जो है केवल और केवल सीमित क्षेत्रों में दखल अंदाजी हो, जैसे डिफेंस में हो, सिक्योरिटी के मामले में हो, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में बस इन सब चीजों के कुछ कुछ मामलों में ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे ये भारत देश है, मान लीजिए भारत के मामले में जोड़ लेते हैं, तो ये केवल सिक्योरिटी का मामला देखें, अंदर मान लीजिए पुलिस है तो ये मेजर मेजर चीजें देखें, केवल इतना ही करे, ठीक है। बाकी किस पे चलने दें? बाजार की शक्तियों पर सारी चीजें चलने दें, डिमांड एंड सप्लाई के मामले में। इनविजिबल हैंड किसको बोलते हैं इकोनॉमी में? डिमांड एंड सप्लाई, इसके अकॉर्डिंग चलने दें, ठीक है। को गवर्नमेंट जो है ये वेलफेयर स्कीमें जो चलाती है वो ना चलाए, ठीक है। ये कहती है कि लिबर्टेरियनिज्म, स्वतंत्रतावाद, कि जो भी करना है नागरिक आपस में कर लेंगे, आप इंटरवीन मत करिए, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, आप बस सिक्योरिटी का मामला देखिए, बस इतने तक ही सीमित रहिए, ठीक है। ये होता है और ज्यादा आजादी देना। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा आजादी दे रहा है, केवल डिफेंस का मामला देखे और नागरिक आपस में देख लेंगे, ठीक है। ये गलत धारणा है। स्वतंत्रतावाद इस मामले में लैग करती है। देखिए भारत के मामले में स्वतंत्रतावाद चल नहीं पाएगा, मतलब भारत के मामले में क्या, जो डेवलपिंग नेशन है उनके मामले में ये चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? देखिए क्यों नहीं चल पाएगा। लिबर्टेरियनिज्म भारत के सेंस में तो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आय की असमानता है, गरीबी है, ठीक है, एजुकेशन की कमी है। अगर इस मामले में अगर लिबर्टेरियनिज्म को फॉलो करते हुए हमने इनको आज़ादी दे दी, या गवर्नमेंट केवल डिफेंस की चीज़ें देखेगी और अंदर जो हो रहा है बाजार की शक्ति संभालेगी, डिमांड एंड सप्लाई संभालेगी, तो जो गरीब है इनको तो खा जाएंगे लोग। इतनी आदर्श लोग तो है नहीं यहाँ पे, या डेवलपिंग नेशंस में, केवल भारत की बात नहीं, हर नेशन में इतनी आदर्श स्थिति तो है नहीं कि गरीबी को लोग, गरीबों की मदद करने पहुंच जाएंगे लोग। क्या ये हम आपकी मदद करते हैं? ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे अगर छोड़ दिया जाए तो खा जाएंगे इनको, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे।
ठीक है, तो स्वतंत्रतावाद इस मामले में चल नहीं पाएगा। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म इस मामले में नहीं चल पाएगा। तो करना क्या है, लिबरलिज्म फॉलो करते हैं। लिबरलिज्म क्या कहता है कि आवश्यकता पड़ेगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी वेलफेयर के लिए, और स्वतंत्रतावाद क्या कहता है, वेलफेयर वाली स्कीमें बंद कर दें। ये जो पीडीएस वगैरह चल रहा है, नागरिकों के लिए उत्थान के लिए काम करे, वो सब मत करिए। नागरिक अपना खुद कर लेंगे, उनको आज़ादी दीजिए, वो अपना खुद कर लेंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशन में इस मामले में लिबर्टेरियनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम किस पे जाते हैं, लिबरलिज्म वाला को फॉलो करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, कुछ भी हो जाए, जब भी गड़बड़ होगा गवर्नमेंट आएगी ताकि हेल्प कर सके, पीडीएस सिस्टम चलाएगी, वेलफेयर स्कीम चलाएगी। ठीक है, अभी इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और देखिए, स्वतंत्रतावाद भी आज़ादी पर बहुत जोर देता है। आपको लगेगा कि हाँ ठीक बात है, लेकिन अभी आगे आइए। लेकिन ये उदारवाद से एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने की वकालत करता है। इनका मानना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत और आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए, और सरकार को केवल पुलिस और सेना, अदालत जैसे कुछ बुनियादी काम करने चाहिए, बाकी सब कुछ लोगों की अपनी मर्जी से होने देना चाहिए। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैंने बताया यही गड़बड़ है। स्वतंत्रतावाद कहता है कि लोगों को पूरी आज़ादी मिले, सरकार को उनके निजी जीवन और कारोबार में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसमें मुख्य बातें क्या है, अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी शरीर, संपत्ति, जीवन के बारे में पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का काम केवल व्यक्तियों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, जैसे पुलिस, सेना, अदालत। ये लगी, अभी तक तो ठीक लग रहा है। मुक्त बाजार व्यवस्था, यहीं में गड़बड़ी आई, यहीं पे गड़बड़ी है। सरकार को अर्थव्यवस्था में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, जैसे टैक्स, सब्सिडी, नियम, सब कुछ बाजार की ताकतों पर छोड़ देना चाहिए। बाजार की ताकत का डिमांड एंड सप्लाई, इनविजिबल हैंड, उस पर छोड़ देना चाहिए। ये चल नहीं पाएगा। ये वाला क्या बोल रहा है, टैक्स, सब्सिडी, नियम, ये सबसे दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा होगा क्या, बहुत ज्यादा गरीबी, असमानता बढ़ रही है तो सब हमें टैक्स लगाना होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। स्वतंत्रतावाद क्या बोलेगा कि मत लगाओ, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ो। ठीक है, तो ये चल नहीं पाएगा। कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए। सरकार को गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है या दान से होना चाहिए। चल पाएगा ये दोनों जगह? तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है, ये तो चल ही नहीं पाएगा। दो, स्वयं स्वामित्व, सेल्फ ओनरशिप, हर व्यक्ति को अपने शरीर और श्रम का पूर्ण मालिक होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन कब होगा पूर्ण मालिक? जब उसके हाथ में इकोनॉमी, हाथ में पैसा होगा तभी तो हो पाएगा। जब है ही नहीं तो कैसे हो पाएगा? तो स्वतंत्रतावाद और उदारवाद कुछ हिस्सों तक तो ठीक ठीक जा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रतावाद एक कदम और आगे बढ़ के ये कुछ ज्यादा ही बोल गया कि टैक्स मत लगाओ, सब्सिडी मत दो, कुछ मत दो, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो। हो पाएगा डेवलपिंग नेशन में ऐसे काम? डेवलपिंग नेशन में अगर हम बाजार की शक्ति पे डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग नेशन की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी ही नहीं तो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हम किस पे चल रहे हैं, उदारवाद पे। गवर्नमेंट आती है और वेलफेयर स्कीम चलाती है जरूरत पड़ने पर। रिजर्वेशन जैसी, एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, क्या करती है, जब देखती है समानता बहुत ज्यादा है तो कूद के आती है, हेल्प करती है, सकारात्मक पहुंच बनाने के लिए काम करती है। एक एग्जाम्पल लीजिए गांव का। एक स्वतंत्रतावादी गांव में मुखिया यानी सरकार केवल चोरों को पकड़ेगा, गांव की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करेगा और झगड़ों को सुलझाएगा। गांव वाले अपनी जमीन पर चाहे करे जितना चाहे टैक्स दे या ना दे, यही दिक्कत हो जाएगी, और अपनी कमाई से खुद ही स्कूल और अस्पताल खोले। मुखिया किसी गरीब का राशन नहीं देगा, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी, ये पूरे दूसरों की मदद पर निर्भर करेगा, तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्वतंत्रतावादी एग्जाम्पल देखिए। जब भारत में सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात होती है, कम टैक्स या न्यूनतम सरकारी नियमों की मांग उठती है, तो ये लिबर्टेरियनिज्म सोच से प्रभावित होता है कि कंपनियों को कम टैक्स देना चाहिए, सरकारी चीजें का, सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दो। ये जो होता है या मांग उठता है ना, ये लिबर्टेरियनिज्म से लिंक होता है, ये उस विचारधारा से प्रभावित है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकारों के कम नियम बनाने के बाद भी इस विचार को दर्शाती है, जहाँ सरकार का दखल कम से कम हो। समझ में? अब देखिए, अर्जेंटीना के एक राष्ट्रपति जेवियर माइल जैसे नेता जो बाजारों को पूरी तरह से आजाद करने और सरकारी खर्चों में भारी कटौती की बात करते हैं, स्वतंत्रतावादी विचारों का एक बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, अभी आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है डिफरेंस क्या है, सरकार कितना दखल दे। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए उदारवाद में? लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और समान अवसर दे, जरूरत पर सामाजिक कल्याण के लिए दखल दे। लिबरलिज्म में क्या है, सामाजिक कल्याण पर दखल दे। अब देखिए स्वतंत्रतावाद, केवल न्यूनतम भूमिका, यानी पुलिस, सेना, अदालत निभाए, कोई भी सामाजिक दखल नहीं। समझ में आया? ये मेन अंतर है। आर्थिक नीति में देखिए मेन अंतर क्या है,
मुक्त बाजार का समर्थन ये भी करेगा, पर नियमन और पुनर्वितरण हो सकता है, रेगुलेशन भी होगा, और जिनके पास ज्यादा है प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के उनसे ले लिया जाएगा, फिर गरीबों को दिया जाएगा। यह है लिबरलिज्म। स्वतंत्रतावाद लिबर्टेरियनिज्म ये क्या करता है? पूर्ण मुक्त बाजार, कोई सरकारी नियमन या दखल नहीं, ठीक है, यानी बाजार चलाएगा। यहाँ पे गड़बड़ी है। सामाजिक कल्याण, सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन ये करेगा। ये क्या करेगा? सरकार द्वारा कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी या दान पर चलेगा, ठीक है। आजादी का स्तर, व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रता लेकिन दूसरों के अधिकारों के साथ संतुलन। मतलब आपकी आजादी अगर दूसरों की आजादी में दखल दे रहा है तो गवर्नमेंट कूद के आएगी, बोलेगी रुकिए, आपकी आजादी दूसरे की आजादी में खलल डाल रहा है, तो आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलेगा? अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहाँ तक कि समाज पर उसके प्रभाव की भी बहुत कम चिंता। ये कब यहाँ पे फॉलो हो पाएगा? ये लिबर्टेरियनिज्म चांस नहीं है, बहुत लेस फॉलो होता है, कुछ कुछ सेक्टर में फॉलो हो सकता है। जैसे अभी बोला गया ना कि कंपनियों पे टैक्स कम लगे, ज्यादातर निजीकरण हो जाए, तो इस जगह लोग कुछ लोग फॉलो करते हैं इसको। समझ में आया? संक्षेप में उदारवाद और स्वतंत्रतावाद दोनों ही आजादी को महत्व देते हैं, दोनों ही आजादी को महत्व दे रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पड़ा जा रहा है? उदारवाद आजादी के साथ साथ समानता और सामूहिक भलाई के लिए सरकार की सीमित सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करता है, जबकि स्वतंत्रतावाद आजादी को सर्वोच्च मानता है, सरकार के दखल को न्यूनतम करना चाहता है, भले इसका मतलब सामाजिक असमानता बढ़ना ही क्यों ना हो। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाए लेकिन आजादी ज्यादा दो। अगर सोशल इनइक्वालिटी आजादी बहुत ज्यादा दे रहे हो और सोशल इनइक्वालिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो फिर ऐसी आजादी का मतलब ही क्या है? हमें क्या चाहिए था? समानता चाहिए था ना, सभी समान चाहिए। वो किससे हो रहा है? लिबरलिज्म से हो रहा है। अब देखिए उदारवाद और लिबर्टेरियनिज्म, इसका एनालिटिकल पार्ट कर दिया गया है। नीचे क्या करना है आपको? कूदना है और बस पढ़ लेना है। अब देखिए अभी हमने लिबरलिज्म पढ़ा, तो उसमें पॉजिटिव लिबरलिज्म, ये अपने टी.एच. ग्रीन का जो पॉजिटिव फ्रीडम नेगेटिव फ्रीडम पढ़ा था ना, बस उसी से जुड़ा हुआ है, तो बस इसको थोड़ा समझिए पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा एक लाइन में। पॉजिटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या है? पॉजिटिव लिबरलिज्म सीधा सा वही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है आजादी तो दे रही है, लेकिन नागरिक जो है उस आजादी को पूरी तरीके से अपना जी पाए, ठीक है, उस आजादी को ढंग से जी पाए। ये क्या कहती है लिबरलिज्म? क्या कहता है? फ्रीडम पे जोर देता है, ठीक है, एक सेकंड, फ्रीडम पे जोर देता है, फ्रीडम पे जोर देता है। तो ये क्या कहते हैं? ये पॉजिटिव लिबरलिज्म कि जो नागरिक है अपनी पूरी आजादी जी पाए ढंग से, उसके लिए गवर्नमेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी होगी? स्कूल हॉस्पिटल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जबरदस्त तरीके से बनाए। इससे क्या होगा? सिटीजन इंपावर होंगे। जब सिटीजन इंपावर होंगे तो अपनी फ्रीडम को अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है, यही है पॉजिटिव लिबरलिज्म। और मैंने बोला था ना, ये जॉन स्टुअर्ट मिल और टी.एच. ग्रीन इसके समर्थक है पॉजिटिव लिबरलिज्म के। आजादी सिर्फ आजादी नहीं, कुछ पाने की क्षमता भी, मतलब क्षमता भी विकसित है। हमने क्या देखा था? देखिए आसान भाषा में, सकारात्मक उदारवाद क्या कहेगा? सरकार को सिर्फ लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें सही मायने में आजाद बनाने के लिए मदद भी करनी चाहिए, ताकि वो अपनी क्षमता का उपयोग कर सके। और जॉन स्टुअर्ट मिल और टी.एच. ग्रीन इसके समर्थक है। इसमें मुख्य बात है क्या है? आजादी का व्यापक अर्थ, आजादी को केवल नकारात्मक यानी दूसरों की दखल न हो नहीं, बल्कि सकारात्मक कुछ करने की क्षमता भी हो। हमने क्या बोला था कि फ्रीडम पे जोर देता है लिबरलिज्म, कि गवर्नमेंट जो है दूसरों की आजादी में खलल ना करे, लेकिन बहुत जरूरत हो तभी करे। तो बहुत जरूरत कब है? सकारात्मक, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे। जब वो बहुत गरीब है, हम उसके पास फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जब कुछ नहीं है, तो कूदे आगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग करे ताकि वो अपना फ्रीडम जी सके। सरकार की सक्रिय भूमिका, सरकार को सार्वजनिक कल्याण यानी पॉजिटिव पब्लिक वेलफेयर के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, समान अवसर, समाज में सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और सरकार यह सुनिश्चित करेगी। व्यक्तिगत विकास, सरकार ऐसा माहौल निर्माण करेगी जहां व्यक्ति अपना नैतिक और बौद्धिक विकास कर सके, ठीक है। जैसे गांव में एक एग्जांपल, गांव एक सकारात्मक उदारवादी गांव में मुखिया यानी सरकार सिर्फ चोरों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, वह यह भी देखेगा कि गांव में हर बच्चे को स्कूल जाने को मिले, सबको साफ पानी मिले और किसी को बीमारी होने पर इलाज मिल सके, भले इसके लिए गांव के पे टैक्स लगाना हो। मुखिया का उद्देश्य हर गांव वाले को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देना है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देखिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आते रहते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत में, जी राम जी, मनरेगा, ठीक है।
आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रम सकारात्मक उदारवाद की सोच से प्रेरित है, जहां सरकार नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं और अवसर प्रदान करती है। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री एजुकेशन और मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल सकारात्मक उदारवाद के प्रमुख उदाहरण है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना, पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब नागरिकों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना। लिबरलिज्म क्या कह रहा है? फ्रीडम। तो फ्रीडम कैसे जिएगा? जब एम्पावर रहेगा तभी तो जिएगा, नहीं तो गरीबी में परेशानी रहेगा। तो अपने फ्रीडम को जीने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा और गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत योजना, जी राम जी, शिक्षा का अधिकार, ये सब देना होगा आगे आगे। ठीक है। अब देखिए समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म, सबके लिए न्यायपूर्ण समानता। क्या है विचारधारा? ये समाज में समानता और न्याय पर ज्यादा जोर देती है। यह मानता है कि सभी मनुष्यों को बुनियादी समानता मिलनी चाहिए, न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक, आर्थिक, क्या है, कानूनी, सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सभी। अक्सर सामाजिक न्याय निष्पक्षता की बात करता है, सामाजिक न्याय और निष्पक्षता की बात करता है, जहाँ असमानता केवल तभी स्वीकार है जब सबसे कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, ये इगैलिटेरियनिज्म। देखिए समझिए, ये समानता पे जोर देता है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म क्या करता है? समतावाद। समतावाद किस पे जोर देता है? समानता पे, निष्पक्षता पे। समानता, निष्पक्षता, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, क्या है? सामाजिक, आर्थिक प्लस कानूनी समानता हो सभी को। ठीक है, इन सब पे जोर देना है, इन सब पे जोर देना है, सब इस तरीके की समानता है। लेकिन असमानता भी स्वीकार्य है। कब? देखिए, मान लीजिए सिचुएशन है, ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है। मान लीजिए ये अंबानी का बेटा है, अंबानी का बेटा है। ठीक है, एक है, एक मिडिल क्लास का बेटा है, मिडिल क्लास, एकदम लोअर क्लास, ये लोअर क्लास का बेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 500 रुपया लेकर आया है, छोड़िए, कोई 300 रुपया लेकर आया है। ठीक है, तो अब इनको पैसा देना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इस अंबानी को भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देना है। अगर आपको लगेगा कि समानता की बात करता है तो अंबानी को 100 रुपया दे दो, मिडिल क्लास को भी 100 रुपया दे दो, लोअर क्लास को भी 100 रुपया दे दो। ठीक है, समानता के मामले में ठीक है, लेकिन समतावाद एक कदम आगे है। एगैलिटेरियनिज्म केवल इतने पे नहीं रुकता है। क्या बोला है कि डिफरेंट सिचुएशन में असमानता पे भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब अंबानी के बच्चे को 100 रुपया पूरा पूरा देना जरूरी है? ये तो केपेबल है, मिडिल क्लास भी केपेबल है, लोअर क्लास उतना केपेबल नहीं है। मतलब कैपेबिलिटी के मामले में ये सबसे ज्यादा केपेबल है। अंबानी का बेटा गाड़ी से उतरा, हाथ फैला दिया, 100 रुपया दो हमको। तो हम क्या बोलेंगे एगैलिटेरियनिज्म में जोर देते हुए कि देखो भाई, तुमको 100 रुपया नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा केवल और केवल 10 रुपया, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हो। मिडिल क्लास को कितना दे दिया जाएगा? मिडिल क्लास को दे दिया जाएगा कि लो भाई, तुम रख लो 200 रुपये, नहीं इतना मत दो इनको, क्या करो इनको, इसको दे दो 110 रुपये। ठीक है, इसको 10 रुपये दो, इसको 110 रुपया दो, और फिर जितना बचता है इसको दे दो। ठीक है, क्षमता के अनुसार, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान स्थितियों में असमान व्यवहार, यह है इगैलिटेरियनिज्म। समझ में आ गया? तो समतावाद क्या कहता है? समाज में सब बराबर होने चाहिए, और अगर असमानता है तो वह न्यायपूर्ण हो, यानी सबसे कमजोर को भी उससे फायदा मिले। और जॉन रॉल्स के बारे में जानते हैं, इनका एक बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका ऑडियो बुक मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा। इसके दार्शनिक थे ये। ठीक है, मुख्य बातें क्या है? बुनियादी समानता है, सभी को जीवन, अवसर, संसाधनों तक बुनियादी पहुंच में समान होना चाहिए। न्यायपूर्ण असमानता, अगर समाज में कोई असमानता है तो वह केवल तभी न्यायपूर्ण है जब वह सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों के लाभ के लिए हो। जैसे अधिक कमाने वाले से टैक्स लेकर गरीबों को देना, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया तो सीधा समझ लीजिए, ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा ताकि गरीबों को दिया जा सके। सामाजिक न्याय, समाज में भेदभाव को खत्म करना, सभी को निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करना, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, छोटा सा उदाहरण, एक समतावादी गांव में मुखिया यानी सरकार यह देखेगा कि सभी गांव वालों को बराबर के अधिकार मिले। अगर गांव में कुछ बहुत अमीर और कुछ बहुत गरीब है तो मुखिया अमीरों से ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल बनवाएगा ताकि सबसे कमजोर को भी फायदा हो। उनमें अंबानी है तो अंबानी पे टैक्स लगाओ ज्यादा ताकि इनको नीचे वालों को फायदा मिले। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, रिजर्वेशन पॉलिसी,
लैंड रिफॉर्म क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों के पास जमीनें थी, कुछ के पास कुछ थी ही नहीं, तो उनसे लेके इनको दे दिया गया खेती करो। ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर होने वाली बहसें समतावादी सिद्धांतों से प्रभावित होती है। आय की असमानता पे जो रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, उन्हें कम करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, यह समतावाद को दर्शाता है। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट आ गई कि असमानता बहुत है, तो गवर्नमेंट पे क्या हो गया, दबाव बन गया कि इतनी असमानता क्यों फैल रही है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, काम करेगा उसके लिए। ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये सब करना शुरू करेगा। तो क्या है, ये समतावादी विचारों से प्रभावित है, इगैलिटेरियनिज्म से प्रभावित है। ठीक है। देखिए अब देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतंत्र से समानता की ओर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या, ये भी समानता लाना चाहता है, लेकिन लोकतांत्रिक रास्ते से। लोकतांत्रिक रास्ते से कैसे, कानून बना के प्रदर्शन करना होगा, तो क्या क्या करेगा, भाला चाकू ले लेगा, नहीं, वो क्या करेगा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना। ठीक है। यह है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समानता लाने के लिए कानून बनाना, मतलब संसद से कानून पारित कराना, कानून के माध्यम से समानता लाने की कोशिश। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा है जो लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करके समाजवादी लक्ष्यों यानी समानता, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना चाहती है। समाजवादी लक्ष्यों, समानता, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना चाहती है। यह राज्य की प्रमुख भूमिका मानता है, राज्य को सपोर्ट करता है ये भी, कि वो अर्थव्यवस्था और समाज में समानता लाने के लिए नियमन और पुनर्वितरण करे। पुनर्वितरण क्या, कि ज्यादा लोगों, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेके गरीबों को दे देना। ठीक है। रेगुलेशन भी करेगी, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बहुदलीय लोकतंत्र का सपोर्टर है। ये नहीं कि एक पार्टी, टू पार्टी, मल्टीपल पार्टी। ठीक है। सभी को मौका मिले का सम्मान करता है ये। तो आसान भाषा में लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि हम लोकतंत्र के रास्ते से समानता और न्याय वाला समाज बनाएंगे, जहां सरकार लोगों की भलाई के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी, लेकिन व्यक्तिगत आजादी भी बनी रहेगी। ठीक है। इसके हेराल्ड लास्की और जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसके सपोर्टर थे। ठीक है। हम समानता लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीके से क्या है, संसद में कानून पारित करेंगे। ठीक है। कानून बना के लोगों पे लागू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लाएंगे, उस तरीके से चलेगा। ठीक है। इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे लोकतांत्रिक साधन क्या है। लोकतांत्रिक साधन, समानता और न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे, संसद में कानून पारित कराएंगे, नागरिक अधिकारों जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे। समझ में आया? चुनाव कराना, संसद से कानून पारित कराना, कुछ गलत हुआ है तो विरोध करना। विरोध करना कैसे, गांधीवादी तरीका। गांधीवादी तरीका क्या है, बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। सार्वजनिक स्वामित्व और विनियमन, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा का सार्वजनिक स्वामित्व या उन पर सरकारी नियंत्रण होना, ताकि वे लाभ के बजाय जनता की भलाई के लिए काम करें। कल्याणकारी राज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का सार्वभौमिक प्रावधान। आर्थिक समानता, आय और धन की असमानता को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कराधान और रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण नीतियों का उपयोग करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान, नागरिकों की बोलने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी और अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखना। जब ये सारे की पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। मुख्य बातें इसमें क्या क्या है, लोकतांत्रिक साधन, सार्वजनिक स्वामित्व विनियमन, कल्याणकारी, आर्थिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान। जब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना। अब एग्जाम्पल से छोटा सा बुद्धि खुल जाएगी। गांव का उदाहरण, एक लोकतांत्रिक समाजवादी गांव में मुखिया यानी सरकार चुनाव से चुना जाएगा। लोकतांत्रिक साधन ये है, चुनाव क्या है, लोकतांत्रिक साधन है। मुखिया गांव में सभी के लिए सरकारी स्कूल, अस्पताल बनाएगा, ये क्या है, सार्वजनिक स्वामित्व बनाएगा। ठीक है। अपना स्वामित्व बनाए रखेगा उस पर, वो अमीरों से ज्यादा टैक्स लेगा ताकि गरीबों को खाना हाथ से ले सके। ये आर्थिक असमानता लाने का तरीका है। लेकिन गांव वालों को अपनी बात कहने और अपनी पसंद का धर्म मानने की भी आजादी होगी, व्यक्तिगत आजादी दे रहा है। समझ में आया? देखिए भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआती मॉडल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का विकास, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजित विकास की नेहरूवादी सोच लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रेरित थी, जो स्टार्टिंग में सब कर रहे थे। वर्तमान में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पीडीएस सिस्टम है, ये सब योजना है सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से प्रेरित है। ठीक है। यूरोप में कई देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये नॉर्डिक मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के बेहतरीन उदाहरण है। ग्लोबल एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है। तो समझ में आया मुख्य अंतर क्या है, अब देख लीजिए मुख्य अंतर, आजादी और समानता के बीच का संतुलन, पॉजिटिव लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अंतर क्या है, कंपैरिजन कर लेंगे और तो बुद्धि खुल जाएगी। और मुख्य जोर क्या है किस पे, पॉजिटिव लिबरलिज्म में आजादी को क्षमता के रूप में देखना, यानी क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। सरकार की सकारात्मक मदद, सरकार इंटरवीन करे, ठीक है, स्कूल खोले,
एजुकेशन के लिए काम करे, हेल्थ के लिए काम करे, ताकि जो सबसे लीस्ट मार्जिनलाइज्ड है वो भी एम्पावर हो सके और अपनी आज़ादी जी सके। बुनियादी समानता और न्यायपूर्ण वितरण। असमानता तभी जब कमजोर को फायदा हो। इसमें क्या है, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करना। समानता, इगैलिटरी पॉजिटिव लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सरकार की भूमिका क्या है, सीमित लेकिन सक्रिय। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर। न्यायपूर्ण समानता लाने के लिए सक्रिय भूमिका। पुनर्वितरण, लोकतांत्रिक ढांचे में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके समानता लाना। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, मुक्त बाजार पर नियमन और कुछ सामाजिक कल्याण हो। बाजार की भूमिका हो सकती है और सरकार धन और संसाधनों पर पुनर्वितरण करे। मिश्रित अर्थव्यवस्था या प्रमुख उद्योगों का सार्वजनिक स्वामित्व हो सकता है। परिवर्तन का तरीका क्या है, धीरे धीरे कानूनी और संवैधानिक सुधारों से, न्यायपूर्ण नीतियों और वितरण से, लोकतांत्रिक चुनावों और सुधारों से, क्रांति से नहीं। तो समझ में आया, अंतर दिख रहा है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। दिया है, अच्छे से दिया है, बढ़ते पढ़ते समझ में आएगा भी और समझाया भी है। तो संक्षेप में क्या पढ़ेंगे, सभी विचारधाराएं न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात कर रही है। न्यायपूर्ण समाज बनाने की सभी बात कर रही है, ये तो नहीं है कि हम अन्यायपूर्ण समाज बना देंगे, सभी बात कर रहे हैं कि हम, लेकिन क्या है, इनका तरीका अलग है, तरीका अलग है बस। तरीके और सरकार की भूमिका को लेकर उनके विचारों में छोटा सा अंतर है। सकारात्मक उदारवाद व्यक्तिगत आजादी पर केंद्रित है, जिसे सरकार की सकारात्मक मदद से बढ़ाया जा सकता है। समतावाद यानी इगैलिटेरियनिज्म समानता और न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रित है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लोकतांत्रिक प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों, समानता और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना कंफ्यूजन होगा। एक बार अब इसको पढ़ भी लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे तो दिमाग का ढक्कन एकदम से खुल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एनालिटिकल पार्ट, पॉजिटिव लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दिया है। आपको क्या करना है, थरो रीडिंग, एक रीडिंग लगाते ही दिमाग के ढक्कन खुलने लगेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ की प्राइस कितनी है, केवल और केवल 150। वीडियोस तो फ्री में पूरी जाएंगी, लेकिन आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको 150 रुपये में मिल जाएगा पूरा। ये नहीं कि जो पढ़ा रहा हूँ केवल उतने का ही, जितना पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ, सब एक कंपाइल किया हुआ है। आपको केवल 150 रुपये में पीडीएफ आप बाय कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा। बच्चों की तरह दिया हुआ है सारी चीजें समझाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।